हाँ, तो आज अपन लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। तो ये देखो, जैसे अपना फिलेरिया होता था ना, फिलेरियल वर्म कहाँ से आता था, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई से। तो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई ने फिलेरिया वर्म किया, तो अपने अंदर मेनली वो क्या कराता है, फिलेरियासिस, ठीक है ना। और अगर वो ब्लड से हट के अपने लंग्स वंग्स में चला गया तो वहाँ पे एलर्जिक इन्फेक्शन करा देगा। उसी को अपन लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। जहाँ तक ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है, लंग्स को इन्फेक्ट करता है और ईओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है पैरासाइट के रिस्पॉन्स में, इसीलिए इसका डिजीज़ का नाम क्या होता है, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया, ठीक है ना। तो देखो, अपन लोग इसको देखते हैं, ये होता क्या है। तो जैसे एंडेमिक एरियाज बताया ना, ट्रॉपिकल एरियाज में गया, वहाँ पे पर्सन को फिलेरियल पैरासाइट ने इन्फेक्ट किया, ठीक है, कौन सा, विजेरिया बैनक्रॉफ्टाई या फिर बर्गिया मलाई, ये सब तो अपन लोग पढ़ेंगे उसमें फिलेरियासिस में। तो देखो, अगर वो अगर सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है तो कैसा, मतलब सब क्लिनिकल फिलेरियासिस है या फिर ऑकल्ट फिलेरियासिस है। पर एक मतलब नेट नेट मेन सिम्टम्स जो एक्यूट सिम्टम्स होते हैं ना फिलेरियासिस के, वो नहीं प्रेजेंट कर रहे, तो इनको इनके अंदर रख सकते हैं। पर अगर वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है आगे जाके धीरे धीरे, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को एक सिंड्रोम के अंदर सारे सिम्टम्स है ना, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को अपन लोग सिंड्रोम कहते हैं। तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ये रो रहा है ना तो वीनिंग, वीन, और ये गार्डन है तो वीन गार्डन सिंड्रोम, ठीक है ना। तो नेट नेट क्या एंडेमिक एरिया में गए, पर्सन को इन्फेक्शन हुआ फिलेरियल पैरासाइट से, अगर वो सिम्टम्स नहीं शो कर रहा है तो सब क्लिनिकल फिलेरियासिस या फिर ऑकल्ट फिलेरियासिस होगा। और वो थोड़े मोड़े सिम्टम्स, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स शो कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीन गार्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। ये इसी के अंदर यूसिनोफिलिया के अंदर आ रहा है ये सब सिंड्रोम। दो तीन सिंड्रोम का नाम पढ़ेंगे अपन लोग। तो देखो, इटियोपैथोलॉजी समझते हैं हो क्या रहा है। तो देखो, अपन लोग क्या बोले थे, तीन आएगा एक जाएगा, वही है यहाँ पे। एल थ्री लार्वा आया, लिम्फ नोड्स में गया, वो लिम्फ नोड्स में मैच्योर होकर एडल्ट वार्म बना, एडल्ट वार्म ने फर्टिलाइजेशन कराया, तो फर्टिलाइजेशन करा के क्या बच्चे बनेंगे ना, माइक्रोफिलरी। और वो फिर स्केप कर जाते हैं किस में, पेरिफेरल ब्लड में रात के टाइम। तो वहाँ गए, अब देखो जैसे ब्लड में गए, अब ब्लड पूरे बॉडी में घूम रहा है, तो वो पल्मोनरी कैपिलरीज के पास भी जाएंगे। तो जब पल्मोनरी कैपिलरीज में गए ना, तो वहाँ से छन के लंग्स में चले गए, सिंपल सी बात है। तो लंग्स में रह गए, और लंग्स में जो एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करा रहे हैं उसी को अपन लोग क्या बोले, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। और क्या बोलते हैं इसको ऑकल्ट फिलेरिसिस क्यों कहते हैं, अगर मतलब क्योंकि अगर ये पेरिफेरल ब्लड स्प्रेड में ज़्यादातर जल्दी डिटेक्ट नहीं होते, क्योंकि या तो क्वांटिटी कम है या तो रात के टाइम निकलते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। तो अपना हो गया ये। कैसे चल रहा है, एल3 लार्वा आया, एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, एडल्ट ने माइक्रोफिलेरी बनाया, फर्टिलाइज करा के माइक्रोफिलेरी ब्लड में आया, ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी से छना, छन के लंग्स में इकट्ठा हो गया, वहाँ पे एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराया। तो इसके अंदर दो क्लिनिकल फीचर अपन लोग पढ़ सकते हैं ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया में। बेसिकली अब एक तो लंग्स में भी इन्फेक्शन कराता है, अलग जगह भी कराता है, तो अब उसके लिए अलग बीमारी ना बना के एक ग्रुप ऑफ बीमारी को इसके अंदर ही रख दिया गया है। तो अगर देखो, माइक्रोफिलरी अगर लंग्स में छन के रह गया तो क्या क्या कराएगा, और माइक्रोफिलरी अगर माइग्रेट करके कहाँ पहुँच गया, अपने ऑर्गन्स में, मान लो ये अगर लंग्स में छन के रह गया तो ठीक है। पर अगर अपने अदर रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम जैसे स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड, ये सब में अगर रह गया तो वहाँ पे भी अलग बीमारी करा रहा होगा। तो देखो, लंग्स में क्या करा रहा है, सिंपल सी बात है, खांसी आ रही होगी, और रात के टाइम में जाता है ना ये। तो देखो, नॉक्टर्नल पैरोक्सिमल कफ हो रहा होगा, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए बनाया कि पैरोक्सिमल का मतलब आपको बताना है। तो नॉक्टर्नल पैरोक्सिमल कफ हो रहा होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अब बीमार अपना इन्फेक्शन हो रखा है, तो फीवर तो हो गई, तो लो ग्रेड का फीवर होता है। फीवर होने के कारण क्या, बॉडी जल रही है, अपना खा नहीं पा रहे अच्छे से अपन लोग, तो क्या वेट लॉस होने का चांस है। और कफ हो रहा है तो अपना सांस लेने में परेशानी होगी, तो वीजिंग, सिंपल। तो ये चार ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, इनको जोड़ के अपन लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। और ये फीमेल को ज़्यादा अफेक्ट करती है, यंग फीमेल्स को, 30 ईयर्स वाली, ठीक है। तो लंग्स में क्या क्या हुआ, कफ हुआ, वीजिंग हुआ, फीवर हुआ, वेट लॉस हुआ, इनको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया। अब ये माइक्रोफिलेरिया अगर माइग्रेट करके कहाँ पहुँच रहा है, ऑर्गन्स में पहुँच रहे हैं, तो अगर स्प्लीन में गया तो स्प्लीनोमेगेली, अगर लीवर में गया तो हिपेटोमेगेली, और लिम्फ में गया तो लिम्फेडिनोपैथी, सिंपल। तो इन ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसमें ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन रिलेटेड सिम्टम्स, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ऐसा लग रहा है कि ना कि इंसान फैल के काऊ बन गया है, क्योंकि उसका स्प्लीन भी फैला हुआ है, लीवर भी फैला हुआ है, लिम्फ नोड भी फैला हुआ है, तो काऊ जैसा, काऊ नियर, तो काऊ नियर सिंड्रोम, ठीक है ना, काऊ नियर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये अपना हो गया क्लिनिकल फीचर। लंग्स में क्या करा रहा है, ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया, और अदर ऑर्गन रिलेटेड सिंड्रोम्स को जोड़ के अपन लोग किस में रख दिए, काउनर सिंड्रोम। तो अभी तक अपन लोग तीन सिंड्रोम पढ़ लिए टोटल। एक तो वीन गार्टर सिंड्रोम, मतलब ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स को कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आ रहा है, उसको अपन लोग बोल देंगे वीन गार्टर सिंड्रोम। क्लिनिकल फीचर के अंदर दो चीज़ दिख रहा है, एक तो ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया और अपना काउनर सिंड्रोम। और अपना लैब डायग्नोसिस, लैब डायग्नोसिस में अपन लोग क्या देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट और लंग टेस्ट। ब्लड, सिंपल सी बात है, पैरासिटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या होगा, इओसिनोफिल बढ़ रहा होगा, तो ब्लड
ब्लड में ईओसिनोफिलिया पाया जाएगा ग्रेटर देन 3000 पर माइक्रोलीटर। और लंग टेस्ट में देखेंगे तो सिंस ये लंग्स में कहीं कहीं रह जा रहा है ना, तो डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा। डिफ्यूज मतलब क्या, अलग अलग जगह वो इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, तो वो दिख रहा होगा एक्सरे में। और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में अपने को कैसा, ऑब्स्ट्रक्टिव चेंज, सांस अंदर आने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि अपना पैसेज को ब्लॉक करेगा जहाँ जहाँ हो जाएगा ब्लड में। तो वही एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में क्या दिख रहा है, डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में ऑब्स्ट्रक्टिव डिफेक्टिव दिख रहा है। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या होगा, डाई इथाइल कार्बामेजिन। तो हम लोग पढ़े भी थे, अगर हम लोग सैंपल भी कलेक्ट करते थे तो उसको डीईसी टेस्ट देते थे, डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट। उसमें क्या होता था, माइक्रोफिलरी बाहर आता था और फिर अपन लोग ब्लड सैंपल कलेक्ट करते थे। तो वही डाई इथाइल कार्बामेजिन ही इस्तेमाल किया जाता है ट्रीटमेंट में भी। कितना, 4 से 6 मिलीग्राम ऑफ बॉडी वेट फॉर 14 डेज। तो जैसे मान लो अगर कोई 80 किलो का आदमी है, ठीक है ना, तो उसको कितना देना होगा, 4 से 6 मल्टीप्लाई करो, मतलब 320 से 480 मिलीग्राम फॉर 14 दिन, सिंपल, समझ में। तो ये हुआ अपना इंट्रोडक्शन पढ़े, इटियोपैथोलॉजी पढ़े, क्लिनिकल फीचर्स समझे उसका, लैब डायग्नोसिस देखे और ट्रीटमेंट। लैब डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट और एक्सरे किए, मतलब लंग टेस्ट में एक्सरे और उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किए। क्लिनिकल फीचर में अपने लंग्स को फिट करा के ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईओसिनोफिलिया कराया, और अपना ये ऑर्गन्स को फिट करा के सभी ऑर्गन्स को फैला दिए, और उसको अपन लोग बोले काउनर सिंड्रोम। इटियोपैथोलॉजी में बेसिकली पल्मोनरी कैपिलरी में उसको कैप्चर करा लिए। और इंट्रोडक्शन में तो एक नाम याद कर लो, कौन, वीन गार्टर सिंड्रोम। चलो।